भाई बहनों, अगर हम सपने लेकर के चलते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। मैं आज एक विशेष बात और करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश हित की चर्चा करना, देश हित के विचारों को देना, इसका अपना महत्व है। लेकिन हमारे सांसद वे कुछ करना भी चाहते, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता। वो अपनी बात बता सकते हैं, सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कुछ करने का अवसर मिलता है। मैं एक नए विचार को लेकर के आज आपके पास आया। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं। संसद आदर्श ग्राम योजना। हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो, वहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बना। इतना तो कर सकते हैं ना, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक गांव आदर्श बनाए। और मैं 2016 का टाइम दे देता हूं कि नई योजना है लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है। और 16 के बाद जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए उसके पहले और 2 गांवों को करे और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। जो शहरी क्षेत्र के एमपी है उनसे भी मेरा आह्वान है, वे भी एक गांव पसंद करें। जो राज्यसभा के एमपी हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, वे भी एक गांव पसंद करें। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी गांव, अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। और मैं 11 अक्टूबर जय प्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती, 11 अक्टूबर को जय प्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा। और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस योजना के माध्यम से अपने राज्य में जो अनुकूलता हो ऐसे सभी विधायकों के लिए एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाए, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाए। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हमें गांव की सुख सुविधा को बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है। और इसलिए इस सांसद ग्राम योजना के तहत हम आगे बढ़ना चाहेंगे। भाइयों बहन, जब से हमारी सरकार बनी है तब से अखबारों में, टीवी में चर्चा चल रही है, प्लानिंग कमीशन का क्या होगा। मैं समझता हूं कि जिस समय प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ, योजना आयोग का जन्म हुआ, उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उसके आधार पर उसकी रचना की। और पिछले इन वर्षों में योजना आयोग ने अपने तरीके से राष्ट्र के विकास में उचित योगदान किया है। मैं इसका आदर करता हूं, गौरव करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं।
लेकिन अब देश की अंदरूनी स्थिति भी बदली हुई है, वैश्विक परिवेश भी बदला हुआ है, आर्थिक गतिविधि का केंद्र सरकारें नहीं रही है, उसका दायरा बहुत फैल चुका है। राज्य सरकारें विकास के केंद्र में आ रही है और मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। भारत को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाकर के ही होने वाला है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की अहमियत पिछले 60 साल में जितनी थी उससे ज्यादा आज के युग में। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को चेतनवंत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को विकास की धरोहर के रूप में काम लेना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक टीम फॉर्मेशन हो, केंद्र और राज्य की टीम हो, ये टीम बनकर के आगे चले तो इस काम को अब प्लानिंग कमीशन के नए रंग रूप में सोचना। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था है, उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। और कभी कभी पुराने घर के रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है लेकिन संतोष नहीं होता, फिर मन करता है अच्छा है कि नया ही घर बना दें। और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त महर्षि अरविंद का भी जन्म जयंती का पर्व है। महर्षि अरविंद ने एक क्रांतिकारी से निकल करके योग गुरु की अवस्था को प्राप्त किया। उन्होंने भारत के भाग्य के लिए कहा था कि मुझे विश्वास है भारत की दैविक शक्ति, भारत की आध्यात्मिक विरासत विश्व कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रकार के भाव महर्षि अरविंद ने व्यक्त किए। मेरी महापुरुषों की बातों में बड़ी श्रद्धा है, मेरी त्यागी तपस्वी ऋषि और मुनियों की बातों में बड़ी श्रद्धा है। और इसलिए मुझे आज लाल किले की प्राचीर से स्वामी विवेकानंद जी को वो शब्द याद आ रहे हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। विवेकानंद जी के शब्द, मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि फिर एक बार मेरी भारत माता जाग उठी है, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। हर भारतीय मानवता के कल्याण के काम आएगा। ये भारत की विरासत विश्व के कल्याण के लिए काम आएगी। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने अपने तरीके से कहे। भाइयों बहनों, विवेकानंद जी के सच शब्द कभी असत्य नहीं पुरवार होता। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द भारत को जगत गुरु देखने का उनका सपना, उनकी दीर्घ दृष्टि, उस सपने को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। दुनिया का एक सामर्थ्यवान देश, प्रकृति से हरा भरा देश, नौजवानों का देश आने वाले दिनों में विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है। भाइयों बहनों,
लोग विदेश की नीतियों के संबंध में चर्चा करें। मैं साफ मानता हूं, भारत की विदेश नीति के कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। क्या हम आजादी की जैसे लड़ाई लड़े, मिलजुल करके लड़े, तब तो हम अलग नहीं थे, हम साथ साथ थे। कौन सी सरकार हमारे साथ, कौन से शस्त्र हमारे साथ? एक गांधी थे, सरदार थे और लक्षावधि स्वातंत्र सेनानी थे, और इतनी बड़ी सल्तनत थी, और सल्तनत के सामने हम आजादी का जंग जीते कि नहीं जीते, विदेशी ताकतों को परास्त किया कि नहीं किया, भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया? हम ही तो थे, हमारे ही तो पूर्वज थे जिन्होंने ये सामर्थ्य दिखाया था। समय की मांग है, सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, तो हम भाइयों बहनों क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते हैं? क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते हैं? मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजयश्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले। और पड़ोसी देशों के साथ भी यही तो समस्या है। क्यों न हम 7 देशों के सभी साथी लोग मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का योजना न बनाए, हम मिलकर के लड़ाई गरीबी को परास्त करें। एक बार देखें तो सही, मरने मारने की दुनिया को छोड़ करके जीवित रखने का आनंद क्या होता है? यही तो भूमि है जहां सिद्धार्थ के जीवन की घटना थी। एक पंछी को एक भाई ने तीर मार दिया और एक दूसरे भाई ने तीर निकाल करके बचा लिया। मां के पास गए, पंछी किसका, हंस किसका? मां ने पूछा मारने वाले का, बचाने वाला। तो मां ने कहा बचाने वाले का। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत और होती है, और वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है, वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है। और इसलिए मैं पड़ोस के देशों से मिलजुल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने के लिए सहयोग चाहता हूं, सहयोग करना चाहता हूं। अब हम मिलकर के, सार्क देश मिलकर के हम दुनिया में अपनी अहमियत खड़ी कर सकते हैं, हम दुनिया में एक ताकत बन के उभर सकते हैं। आवश्यकता है हम मिलजुल करके चले, गरीबी से लड़ाई जीतने का सपना लेकर के चले, कंधे से कंधा लेकर के चले। मैं भूटान गया, नेपाल गया, 4 देशों के सभी महानुभाव शपथ समारोह में आए, एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेरा विश्वास है। और देश और दुनिया में भारत की सोच हम देशवासियों का